और अब सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है। भारत सरकार ये बात समझ ले कान खोल करके कि जनता कर्जे के कारण बहुत ज्यादा परेशान है और इसमें जनता की गलती नहीं है। समस्या क्या आ रही है, सरकार को ये लग रहा है कि इसमें जनता की गलती है। और कई लोग सरकार के अधिकारियों से जब हमारी टीम मिलती है तो वो जब कैमरे पर बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, जब कैमरा बंद कर देते तो अलग बात करते हैं। वो कहते हैं हाँ बात सही कह रहे हो, नोटबंदी जीएसटी लॉकडाउन के कारण लोगों का व्यापार बंद हुआ, लोगों की नौकरियां छूटी हैं और इस कारण से उनके साथ दिक्कत आई है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, सरकार के लोग जब सामने बात करते हैं कैमरे में मीडिया से तो कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अभी क्या हुआ, 24 तारीख को हम लोगों ने वैसे तो मना किया था कि दिल्ली एनसीआर के लोग आए, बाहर से ना आए, फिर भी बाहर से लोग पहुंच गए और इतना फोर्स लगाना पड़ा। अगर आपने वो देखा हो लाइव तो काफी पुलिस भी लगाना पड़ा, काफी लोगों को रोका भी गया, लेकिन फिर भी जनता पहुंच गई। और हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया 30 तारीख तक का, 30 जून 2023 तक सरकार ये बताए कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी गई है, मदद की गई है, क्या सरकार आम जनता के लिए भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि नहीं कर रही है। और हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, मैंने बार बार कहा हमारी क्या मांग है। हमको ये तो नहीं मांग रहे कि हमें पैसा दे दो, हम ये तो नहीं मांग रहे कि भाई हमारा सारे लोन माफ कर दो। हम क्या कह रहे हैं, जो लोग नोटबंदी जीएसटी लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उनका लोन माफ हो जाना चाहिए। अगर सरकार लोन माफ नहीं कर सकती तो सरकार कम से कम 2 साल का समय दे दे, यही तो मांग है। जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया, बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं रहे, लोन लिया था, गाड़ी का लोन था, घर का लोन था, छोटे छोटे बच्चे, कमाने वाला कोई नहीं बचा, तो ऐसे केस में तो लोन माफ होना ही चाहिए, कम से उनका लोन माफ कर दो। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ रुपया लोन अंडरराइट किया गया है, 12,770 करोड़ रुपए। तो आम जनता का कितना लोन है यार, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का लोन है, इनको भी माफी दे दो। माफी नहीं दे सकते, समय दे दो, जैसे सरकार को ठीक लगे सरकार वैसे कर ले, लेकिन सरकार को राहत देनी पड़ेगी। और अब ये संख्या बल बढ़ती जा रही है तो सरकार पर प्रेशर भी पड़ रहा है। आज 3,44,000 लोग आवेदन कर चुके हैं अभी तक हमारे पास। जब मैंने कहा था कि जब ये संख्या 50,000 थी तो सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही थी, सरकार को लग रहा था, एक अधिकारी ने तो ये तक बोला हमें कि आप बना रहे हो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है। मैं बना रहा हूं प्रॉब्लम? क्या आप बताओ ईमानदारी से, क्या मैंने आपसे कहा कि आपके साथ प्रॉब्लम है और आप आ जाओ, या मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? अब सरकार के लोग ये समझ के राजी नहीं है कि भाई मैं या कोई भी व्यक्ति कैसे अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि खुद जानबूझ के गड्ढे में गिर जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं आप तो डिफॉल्टर के साथ हो, जो लोग डिफॉल्ट कर गए। अरे भाई डिफॉल्ट कौन होता है? जिसके पास पैसा है और नहीं देना चाह रहा। मैं लिख करके दे सकता हूं, यहां जितने लोग खड़े हैं या जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा और वो देना ना चाह रहा हो। ये हो सकता है कि उसके पास प्रॉपर्टी है और बैंक प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहा है और वो प्रॉपर्टी बचाना चाह रहा है। तो यार ईमानदारी से व्यक्ति ने अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अभी वेस्ट बंगाल में मैं गया, 80 साल के बुजुर्ग थे, पैरों में आकर के गिर के रोने लगे। कहते साहब मैंने जैसे तैसे करके बिजनेस शुरू किया, 4.5 करोड़ का लोन था और 15 करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी बैंक ने हड़प ली। मतलब ये एक नेक्सस चल रहा है, एक ऐसा जाल बनाया गया है कि आम इंसान एक बार बैंक के जाल में फंस जाए और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। और अगर इस तरह का कानून सरकार बनाएगी, चाहे सरकार कोई भी हो, मैंने वहां से मंच से ही बोला था, मेरी किसी नेता से, किसी पार्टी से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं जनता के साथ हूं और जो जनता के साथ देगा हम उसका साथ देंगे। कई लोगों ने कहा कि जी आप तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोले, नहीं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। और अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं समर्थन मिले तो नरेंद्र मोदी जी क्या करें, नरेंद्र मोदी जी जनता कर्जा माफ कर दें। और अगर उन्होंने कर्जा माफ किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका समर्थन करेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप राहत दे रहे हो, आम जनता से कौन सी दुश्मनी है? जनता का सपोर्ट नहीं चाहिए क्या? किसी ने कहा जी बड़े उद्योगपति तो पैसा देते हैं उनको, अरे तो जनता भी तो वोट देती है, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है क्या? और मैं कहता हूं चलो ठीक है, फिर भी तुम्हें लग रहा है मैं किसी नेता का विरोध कर रहा हूं, किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं, तो तुम अपने समर्थकों को कर्जा माफ कर दो। जो भाजपा के समर्थक है उनका तो कर दो यार कर्जा माफ, उनका भी कर्जा माफ नहीं करना। समस्या क्या है, जनता को मूर्ख बनाना है। लेकिन अब ये दिन ज्यादा दिन ऐसे चलने वाला नहीं इनका, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि जनता संगठित हो गई है। और तुम लोगों को भी क्या करना है, मैंने मना किया था दिल्ली नहीं आना, फिर भी कुछ लोग पहुंचे। जब तक ना बुलाया जाए ना आए, क्योंकि क्या होगा वहां अव्यवस्था हो जाएगी। मान लीजिए वहां पुलिस लाठी चार्ज कर दे, मान लीजिए पुलिस, क्योंकि उनके पास अधिकार है, अरेस्ट कर ले, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं करना। और अकेले अकेले अगर ये लड़ाई लड़ोगे, ना तुम सफल हो पाओगे ना मैं सफल हो पाऊंगा। लड़ाई संगठित होकर के लड़नी है।
मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, नईम पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है। हम फिर भी ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं या क्यों लड़ पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। आप सब भी, जितने भी लोग नागपुर में रहते हो, सब लोग आपस में कनेक्ट हो जाओ। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जितने लोग आ जाए हो, पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपस में कनेक्ट रहो। अब मान लो कोई साहूकार है, कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, भाई साहब के यहाँ परेशान करने गया, इनके यहाँ गया, इनके यहाँ गया, सब पहुंच जाओ। अच्छा, तुम 70-80 लोग अभी यहीं हो और यहाँ पर नागपुर में लगभग 2000 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर सोचो 2000 के 2000 लोग इनके यहाँ चले जाएं, बैंक वाले की हिम्मत नहीं है कि आकर के इनके साथ बदतमीजी कर दे। प्रॉब्लम क्या है, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और कर्जा एक ऐसी समस्या है, किसी को इंसान बता भी नहीं सकता, रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, भाई अपना सगा भी साथ छोड़ देता है। ऐसे समय में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मेरी टीम आपकी मदद कर रही है और निस्वार्थ मदद कर रही है, कोई चार्ज नहीं ले रहे हम। सरकार ने अभी, हमने 30 तारीख का अल्टीमेटम जो दिया है, लेटर भेज दिया गया है सरकार को, और मुझे उम्मीद है सरकार अब बात करने के लिए बुला लेगी, क्योंकि हमने कह दिया है कि अगर 30 मई तक सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया तो फिर 30 मई के बाद हम जनता के बीच में जाएंगे और एक एक सांसद के यहाँ जाकर के बात करेंगे। देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेज दिए गए हैं, उनके पत्रों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। वो बताएं, जैसे नागपुर के सांसद हैं आपके नितिन गडकरी जी, लेटर भेज दिया उन्हें कि नितिन गडकरी जी बताएं कि नागपुर में जो जनता कर्जे की दलदल में फंसी है, उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो भी जवाब उनका आएगा वो नागपुर में पूरे पोस्टर लगा करके बताया जाएगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ जनता कर्जा माफ होना चाहिए तो हम उनके समर्थन में पोस्टर लगाएंगे, और अगर वो कहेंगे कि नागपुर की जनता कर्जा माफ नहीं होना चाहिए तो उनके विरोध में पोस्टर लगाएंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। और जो सांसद मुझे सुनते हैं, लगभग सारे सांसद सुनते हैं, उन्हें भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अभी तक 543 सांसदों को लेटर गए, 6 सांसदों के जवाब भी आ गए, और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है 6 के 6 सांसदों ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। यह हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। और पता है 6 के 6 सांसद एक पार्टी के नहीं है, 2 भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद है इसमें, कांग्रेस के भी सांसद है इसमें एनसीपी के भी सांसद हैं, इसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं। यानी कि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि जनता का साथ नहीं देंगे तो जनता भी हमारा साथ नहीं देगी। और आपको भी थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। वो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, आप कर्जे की बात करना। आप बोलना भैया मेरा कर्जा माफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ सीधा। मुझे जाति से कोई मतलब नहीं, मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर आप मेरा कर्जा माफ करते हैं मैं आपका साथ दूंगा, अगर आपकी पार्टी कर्जा माफ करती है मैं आपकी पार्टी का साथ दूंगा, अगर आपके नेता आपकी पार्टी कर्जा माफ नहीं करते मैं आपका साथ नहीं दूंगा। थोड़ा डराना पड़ेगा साथ। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूं। ये जब तक इन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नहीं दिखेगी तब तक ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। जिस दिन इनको लग गया कि इनकी कुर्सी जा सकती है, एक ही डर सताता है इनको, बस कुर्सी का डर। एक बार डर दिखा दो, मैं कह रहा हूं झूठा ही डर दिखा दो, मत खींचना कुर्सी, डर तो दिखा दो कि कुर्सी खींच सकते हो। और करना क्या है, अभी सांसदों को लेटर भेजे जा रहे हैं, आगे की रणनीति बता रहा हूं तुम्हें। जिसका भी कोई घर कब्जा कर रहा हो, बैंक वाला परेशान कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेटर लेकर के हमारी टीम को लेकर के सांसद जी के यहाँ चले जाओ। कोई रिकवरी वाला बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, सांसद जी के यहाँ जाके उनको नंबर दो, लो जी रिकवरी वाला बात करो सांसद साहब, आप हमारे प्रतिनिधि हो ना, ये मुझे गाली दे रहा है, मैं आपका वोटर हूं, साथ दो मेरा। अभी तक नेता आपके यहाँ आते थे, अब चलो जाओ नेता के पास और उनसे काम करवाओ। किसी व्यक्ति ने कोई गलत कदम नहीं उठाना, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई गलत कदम मत उठाओ। आपके सांसद विधायक को निधि मिलती है, पैसा मिलता है अपने क्षेत्र में आत्महत्याएं रोकने के लिए। सांसद विधायक को पैसा मिलता है उन लोगों की मदद करने के लिए जिन लोगों की मदद की जरूरत है। तो तुम कुछ मत करो, हमारा लेटर लेकर के जाओ, सांसद जी को बोलो भाई मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, व्यवस्था कराना उसकी जिम्मेदारी बनती है। पता तो चले, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था काम। जनता को अपने अधिकार पता होंगे, तुम्हें अपने अधिकार पता होंगे, तो विश्वास करिए नेता तुम्हारी बात मानेगा। मैं कोई नेता नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम में से हम में से कोई नेतागिरी करे, वो काम उन्हें करने दो। हमारी तो एक बीमारी है, इस बीमारी का इलाज चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि इसका इलाज नेता ही कर सकते हैं, सदन से ही हो सकता है, इसलिए सांसदों से मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा विधायकों से मांग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूं, मैं जानता हूं फाइनेंस का जो मुद्दा होता है वो केंद्र सरकार का मुद्दा होता है, वो राज्य सरकार उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर हम जाकर मुख्यमंत्री को बोलें
आपके राज्य का, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोलेगा, क्या भाई साहब मैं क्या कर सकता हूं, आप जाके प्रधानमंत्री से बात करो, वित्त मंत्री से बात करो। इसलिए हम सीधा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास गए, उन्हीं से बात कर रहे हैं। और बात भी क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कम से कम आप हमारी समस्या सुन लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज ही समाधान कर दो, सबका लोन माफ कर दो, सबको बुला लो बस एक बार। और तुम्हें कोई फोन आ जाए, वित्त मंत्रालय से आ सकता है, लेटर आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है, अगर कोई कॉल आती है, लेटर आता है, व्यक्ति आता है, बुलाता है, जाना, फोन आए तो बात करना और अपनी सारी समस्या जो जेन्युइन है बता देना। क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीच से हट गया, मैंने सरकार को बोल दिया कि भैया मुझसे बात मत करो, इनसे कर लो बात, अपनी समस्या तो तुम बता ही सकते हो ना, जो समस्या जेन्युइन है बता देना, प्रूफ रखना। लेकिन हाँ, क्योंकि सरकार बिना पेपर के बात नहीं करती। अगर मानो तुम में से कोई कहता है मेरा व्यापार बंद हुआ नोटबंदी के बाद, एग्जाम्पल के तौर पर, तो नोटबंदी से पहले कितना व्यापार था और नोटबंदी के बाद कितना व्यापार है, ये पेपर डॉक्यूमेंट्स रखना अपने पास। अभी देहरादून में एक व्यक्ति ने बताया कि मेरी दुकान में आग लग गई और आग लगने के बाद मेरा इंश्योरेंस नहीं दिया कंपनी ने और मैं बैंक की किस्त नहीं भर पाया, मेरा लोन एनपीए हो गया। बात सही है, जब व्यापारी बंद हो गया इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना चाहिए था। मैंने उससे प्रूफ मांगा, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अगर आग लगी है दुकान में तो दुकान का कोई प्रूफ होना चाहिए। कहते साहब ध्यान नहीं दिया, ऐसे नहीं होता ना। मैं कैसे मानूं, सरकार कैसे मानेगी? कल को कोर्ट में भी जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट तुम्हें बुलाएगी, कोर्ट को तो बुलाना ही पड़ेगा। कोर्ट क्या मांगेगी? कोर्ट मांगेगी सबूत दिखाओ, भाई तुम्हारा व्यापार बंद हुआ जीएसटी के कारण, मान लेते हैं, तो जीएसटी से पहले कितना व्यापार था और जीएसटी के बाद कितना व्यापार है, ये तो साबित करना पड़ेगा ना। इतने पेपर रेडी रखना, क्योंकि लोन उन्हीं का माफ होगा जब भी होगा जो साबित कर देगा कि वो जेन्युइन केस है। कई लोग कह रहे हैं लॉकडाउन के कारण मेरा व्यापार बंद हो गया या मेरी नौकरी छूटी। अब मानो कोई नौकरी करता था आप में से, लॉकडाउन के बाद कंपनी बंद हो गई या आपको निकाल दिया, कंपनी बंद नहीं हुई, लेटर दिया होगा ना, वो लेटर संभाल के रखना। अगर कंपनी बंद हो गई है तो कंपनी बंद होने का प्रूफ संभाल कर रखना, क्योंकि कंपनी जब बंद होती है तो अखबार में भी निकालते हैं कि हम कंपनी की यूनिट बंद कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई एक भी प्रूफ हुआ और ये साबित हो गया तुम जेन्युइन हो, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं, ये सरकार हो या नई सरकार हो, तुम्हारा लोन तुरंत माफ हो जाएगा या तुम्हें समय मिल जाएगा। और ज्यादातर लोग, यहां जितने लोग भी, अभी मैं आप सबसे पूछूं ईमानदारी से कि अगर सरकार सिर्फ 2 साल का समय दे दे, ना इंटरेस्ट पे करना, ना पेनल्टी लगेगी, ना ईएमआई देनी, 2 साल तक खुलकर अपना काम करो, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों की तो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो समय देने में सरकार के पैसे भी नहीं लगने। और जो लोग कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, तो मैंने वीडियो भी डाली थी, सरकार के पास ऑलरेडी पैसा है, पता है ना, वीडियो देखी थी, कहां है पैसा? अनक्लेम अमाउंट। हाँ, ये पूछेंगे तुमसे, नेता के कहेगा अरे भाई साहब आप कह रहे हो सबका कर्जा माफ कर दो, पता है कितना लगेगा? 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा, कहां से आएगा? आप बोलना नेताजी मूर्ख मत बनाओ, 2 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड है, उससे यूज कर लो। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है वो भी समझ लो। मान लो किसी ने इंश्योरेंस कराया, किसी ने बैंक में अकाउंट खुलवाया, बंदा भूल गया, तो मिनिमम बैलेंस पड़ा रहेगा ना, 10,000 5,000 जो भी है। इंश्योरेंस कराया पहले जमाने, अब तो ऑनलाइन हो गया, इंश्योरेंस के पेपर मिलते थे, अब वो फाइल खो गई, घर वालों को पता ही नहीं पिताजी का इंश्योरेंस था, पिताजी एक्सपायर कर गए, वो 10 साल से अनक्लेम पड़ा हुआ है। 10 साल या उससे ज्यादा अगर किसी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ना हो, पैसा ना डाला जाए ना निकाला जाए, उसे अनक्लेम्ड अमाउंट कहा जाता है। और अगर 10 साल हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति वो पैसा लेने नहीं आएगा। और पैसा किसका है? जनता का है। मैं क्या कह रहा हूं, जनता का पैसा जनता को ही वापस कर दो, सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी बर्डन नहीं पड़ेगा। 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास पड़ा हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए कितना अमाउंट होता है मैं बता रहा हूं आपको। हमारे मिशन में जो 3,44,000 लोग जुड़े हैं, सबका मैंने टोटल अमाउंट चेक करा, ये 1 लाख करोड़ भी नहीं बनता। यानी हर व्यक्ति का सारा लोन अगर माफ हो जाए तो भी 1 लाख करोड़ में ही काम हो जाएगा। ऐसे समझ लो, अगर 2 लाख करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोगों का 1-1 लाख रुपए का लोन सरकार माफ करती है, तो 1-2 करोड़ लोगों का लोन माफ हो सकता है। अगर 1-1 करोड़ का लोन माफ करती है तो 2 लाख लोगों का 1-1 करोड़ का लोन माफ हो सकता है। और यहां मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ का लोन होगा, 1-2 लोग, 4 लोग होंगे, ज्यादातर का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस रेंज का लोग। और जब माफी की बारी आएगी तो पता है क्या होगा? जितना पैसा आपने भर दिया, ईएमआई के तौर पे भर दिया, इंटरेस्ट पेनल्टी भर दिया, वो आपके प्रिंसिपल में से पहले माइनस होगा। और यहां कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा तो भर चुके।
अभी कल में मिला, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा 80 लाख का लोन था और आज मैं 1 करोड़ से ज्यादा भर चुका और अभी भी ये 60 लाख रुपए क्लेम कर रहे हैं मुझसे। बताओ, लूट मचा रखी है। अभी ईएमआई, किसी की ईएमआई 40 बची थी, उसकी 80 ईएमआई कर दी। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र इस समय 62 साल है, उसकी ईएमआई पता है कितनी कर दी? 500। भाई 500 ईएमआई कितने साल में देगा? इतने उम्र होती है इतनी इंसान की, कितनी भी बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हड़पनी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और लोन अमाउंट कम है। यही समस्या लोगों के साथ आ रही है। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? मैं, कई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, इसमें ज्यादातर नेताओं के लोग इन्वॉल्व हैं। अभी मेरे को यूपी में बताया गया, एक बड़े नेता के भाई गाड़ियां उठाने का काम करते हैं, जो बैंक वाले रिकवरी वाली गाड़ियां उठवाते हैं, नेता का भाई काम करता है। इसलिए नहीं सुन रहे हमारी, क्योंकि उनके धंधे चल रहे हैं। थोड़ा दबाव बनाओ, डरने से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। मैंने बार बार कहा है, आपने लोन लिया, आपने कोई पाप नहीं कर दिया, कोई गुनाह नहीं कर दिया है। अपने आप को दोष देना बंद करो। कई लोग ऐसे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं। कल भी एक बुजुर्ग मिले, वो कहते हैं साहब मैं आपके किसी के सामने नहीं आना चाहता। मैंने क्यों? कह रहे शर्म आती है, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। मैंने क्या पाप कर दिया? कह रहे मैंने लोन लेना नहीं चाहिए था, लोन ले लिया। मैंने लोन लेना कोई पाप थोड़ी है, सब लोग लोन लेते हैं, गाड़ी घर सब लोन पर ही लेते हैं। और ऐसा नहीं है आज लोन ले रहे हैं, लोन हमेशा से चला आ रहा था, आगे भी चलता रहेगा। पहले क्या होता था, व्यापार चल रहे होते थे, नौकरियां चल रही होती थी, तो लोग किस्त भर देते थे, नया लोन ले लेते थे। अभी क्या हो गया? अभी व्यापार बंद हो जाने के कारण, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, और अभी ये फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया। ऑल्दो आम जनता के पास नोट नहीं है 2000 का, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यापार पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि भारत में ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह का व्यापार चलता है। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो अगर बड़े लोगों का व्यापार बंद होगा, तो बड़े लोग जिससे व्यापार करते हैं उनका भी व्यापार बंद होगा, और यानी असर जनता पर ही पड़ेगा अल्टीमेटली। बट ठीक है, सरकार की मर्जी है, सरकार नोट चलाए ना चलाए, लेकिन उसके कारण जिसको दिक्कत आएगी, उसकी दिक्कत भी सरकार को सुननी पड़ेगी। तो पहला काम है हमारा, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। मैं भी पहुंचा रहा हूं, तुम भी पहुंचाओ। अभी हमने क्या करना है, अब हम ट्विटर पर आ रहे हैं और ट्विटर पे इसको ट्रेंड करेंगे, क्योंकि मुझे बताया गया कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के ट्वीट जो है वो पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं। मैंने ठीक है, कल से काम शुरू कर देंगे और 30 जून तक हम इसको ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे। प्रधानमंत्री को टैग करेंगे, वित्त मंत्री को टैग करेंगे, और तुम सब लोगों ने भी उनको टैग करना है। और बस यही कि हमारी परेशानी सुन लो बस। और मैं बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री ने सुनने के लिए बुला लिया ना, तो बैंक वाले की हिम्मत नहीं है कि बैंक वाला आकर के तुम्हारे घर पर खड़ा हो जाए। किसी रिकवरी एजेंट की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी उठा ले, तुम्हें धमकी दे दे। इतना सा काम सरकार कर देगी तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। और एक हेल्पलाइन नंबर सरकार को जारी करने को रिक्वेस्ट की जा रही है, एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी करे, SOS बटन, जैसे गाड़ी में होता है ना, इमरजेंसी बटन दबा दो। SOS बटन बिजनेस के लिए होना चाहिए कि बिजनेसमैन तुरंत वो बटन दबाए कि मुझे दिक्कत आ रही है, तो तुरंत सरकार को पता चल जाए कि इस व्यक्ति को दिक्कत आ रही है। बैंक को कोई सपना नहीं आएगा, सरकार को कोई सपना नहीं आएगा, कोई ऐसा माध्यम ही नहीं है कि यहां नागपुर में इतने लोग परेशान हैं, ये बात सरकार तक कैसे पहुंचे। कोई माध्यम ही नहीं है हमारे पास, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना। मैं स्पेशली आपके लिए मिलने आया हूं, एक एक व्यक्ति से मिलकर के जाऊंगा। जो लोग दिल्ली आए थे वहां भी मैंने कोशिश की मैक्सिमम लोगों से मिलने की। आपने अगर यूट्यूब या फेसबुक पे कार्यक्रम देखा हो, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था। और जितने वहां पुलिस वाले खड़े थे, जितने वहां सिक्योरिटी वाले थे, जितने वहां पैरामिलिट्री के लोग थे, उन सबने हमसे कहा कि सर आपका मुद्दा बहुत अच्छा है। कह रहे हम नौकरी में हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कर्जा हमारे ऊपर भी है। मीडिया वाले जो हमें दिखाते नहीं थे, एबीपी न्यूज ने भी दिखाया, ANI ने भी दिखाया, जी न्यूज जो सरकार का समर्थक मीडिया है उसने भी दिखाया हमें। लगभग 50 से ज्यादा अखबारों ने हमारी मीटिंग को कवर किया, और सरकार के पास ये सारे अखबार पहुंचते हैं, यानी अब सरकार तक बात तो पहुंच गई। क्यों पहुंच पाई? क्योंकि हम संगठित रहे। 10 महीने कम समय नहीं होता साहब, और 10 महीने तक लगातार एक ही मुद्दे पर काम करना। मेरा कोई और व्यापार नहीं रहा, सारे काम धंधे बंद हो गए, सिर्फ कि किसी लिए जनता की समस्या सुन ली जाए। लेकिन ठीक है, मेरे पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, मैं कर पा रहा हूं, मेरी टीम भी कर पा रही है। तुम में से किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है, और मैं वादा करता हूं कभी 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ना मुझे तुमसे कोई वोट चाहिए, ना कोई सपोर्ट चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर सरकार तुम्हारा कर्जा माफ कर दे, जो सरकार कर दे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा तुम्हें कहूंगा उसका साथ दे दो यार, जाओ, कोई भी कर दे।
बीजेपी वाला कर दे, कांग्रेस कर दे, शिवसेना कर दे, एनसीपी कर दे, बीएसपी कर दे, आम आदमी, कोई भी कर दे, हम जनता के साथ हैं और जो जनता के साथ है हम उसके साथ हैं। क्योंकि लोग कहेंगे कि ये राजनीति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और राजनीति का भी जवाब मैंने दिया था। अगर कोई कहे राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है। हम धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहे, जाति की तो नहीं कर रहे, बांटने की तो नहीं कर रहे, हम तो अच्छे काम की राजनीति कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो हमारी राजनीति समाप्त हो, मुद्दा समाप्त कर दो, कर्जा माफ कर दो, हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो मुद्दे के आधार पर राजनीति करता है, उसकी राजनीति समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उस व्यक्ति का मुद्दा समाप्त कर दो। अगर वो चाहते हैं कि मैं इस पर राजनीति ना करूं, ये लोग राजनीति ना करें, हमारा भैया लोन माफ कर दो, करना पड़ेगा साहब। और तुम्हें भी एक ही मांग है बस, या तो कर्जा माफ कर दो या फिर 2 साल का समय दे दो। पूछेगा, मीडिया वाला पूछ सकता है, क्योंकि अब ये मीडिया में आ गई बात, मीडिया आएगा। हमसे डाटा मांगा था मीडिया वाले ने कि जी इनके नंबर दे दो। मैंने फोन नंबर नहीं दूंगा, मैं, आप मेरे साथ चल लो या मेरी टीम का व्यक्ति जाएगा, उससे जाके मिल लो। तो हमने कुछ डाटा दे दिया है, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग लोकसभा का 50-50 लोगों का डाटा मीडिया को दिया है हमने। अब मीडिया वाले लोग तुमसे संपर्क कर सकते हैं, जो समस्या आई है तुरंत बताना। अगर तुम बताओगे, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से तुम अपनी समस्या रख सकते हो। जिसकी जो समस्या, क्रेडिट कार्ड की समस्या होगी, एनबीएफसी से लोन लिया, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से, साहूकारों की बहुत समस्या आ रही है, 10-10, 15-15, 20-20% इंटरेस्ट पर पैसा ले रहे हैं। सोचो, मैं चांदनी चौक गया, उस व्यक्ति ने बताया मेरे भाई ने 50 लाख रुपए 10% ब्याज पर, 10% ब्याज, समझते हो? 50 लाख रुपए का 10% महीना, 5 लाख रुपए का ब्याज अगर देगा तो कब तक दे देगा यार? कहते 18 महीने उसने ब्याज दिया, अंत में वो नहीं दे पाया, साहूकार उसे बदतमीजी करने लगे और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। सोचिए, 18 महीने में 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए महीना दिया उसने, 90 लाख रुपए दे दिया 18 महीने में, मतलब डबल हो गया उसका पैसा। और साहूकार को शर्म नहीं आई कि उसको फिर भी धमकी दे रहा है। मध्य प्रदेश में पता चला, वहां क्या बोलते हैं साहूकार, अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को भेज दो मेरे पास। मतलब किस हद तक गिर गए लोग। और यह समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि इसका समाधान करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोग कर्जे के कारण कम आत्महत्या कर रहे हैं, इस बदनामी के कारण ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। तो इस बदनामी से भी बचाना है हमें समाज को। लड़ाई लंबी है, मुझे भी पता है समय लग रहा है, आपको भी पता है समय लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान होता अगर, तो अब तक कोई भी नेता कर देता, कोई भी सरकार कर देती। ये पहली बार भारत में हो रहा है। और जिस दिन होगा असली दिवाली, असली ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन जनता का कर्जा माफ हो जाएगा। और जो भी तुमसे बात करता है, मीडिया का करे, सरकार का करे, अपनी मांग रख दो, तुम क्या चाहते हो। मांग ऐसी मत रखना व्यक्तिगत हो, मांग ये रखना कि मेरा भी कर्जा माफ हो जाए या मुझे भी समय मिल जाए और मेरे क्षेत्र में जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सबकी भी मदद हो जाए। उन्हें भी लगे कि यार ये अकेला अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, मैं अपनी लड़ाई थोड़ा रहा हूं, मुझ पे थोड़ी कर्जा है। कई लोगों ने कहा इस पे कर्जा होगा, मैंने कहा पहली बात तो मुझ पर है नहीं, और अगर फिर भी सरकार को लग रहा है मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा मत माफ करना यार, और बताओ। अच्छा तुम सब कहना शुरू कर दो, भाई मेरा मत करना, इनका कर दो। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन सबका हो जाए, तेरा ना हो, तेरा भी हो जाएगा। संगठित हो जाओ। बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो कोई नहीं तोड़ सकता। और हमने जो वहां नारा दिया वही नारा अब हमारा रहेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हाँ, एक बार बोल देते हैं, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारी यही मांग है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिल सकती है तो जनता को राहत क्यों नहीं। मैं लड़ूंगा आपकी लड़ाई, और जिस दिन मैं कहूं, आह्वान करूं दिल्ली जाने का, तैयार रहना, दिल्ली जाना पड़ सकता है। जैसे किसान बैठे थे ना, जैसे किसान बैठे थे बॉर्डर पे, वैसे बैठेंगे। और दिल्ली में रहने खाने की चिंता मत करना, गुरुद्वारे बहुत है, गुरुद्वारे वाले लंगर खिला देते हैं किसानों को। 1 लाख से ज्यादा किसानों को 1 साल लंगर खिलाया उन्होंने, रहने खाने की दिक्कत नहीं आती वहां पर। और अगर 1 लाख किसान बैठ गए और सरकार ने बात मान ली, तो हम 3.5 लाख लोग अगर जाके बैठ जाएं, मानना ही पड़ेगा। और आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, सरकार भी सुन रही होगी। मैं सरकार के लोगों को कहना चाहता हूं, हमें दिल्ली आने पर मजबूर मत करो, वरना अभी सुन लिया नागपुर के लोग दिल्ली आने वाले हैं,
पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लोग दिल्ली आने वाले हैं। सरकार पर दबाव पड़ रहा है। मैं भी नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन दिल्ली को इतनी भी दूर नहीं है। जब अपनी लड़ाई लड़नी है, अपना घर बचाना है, अपनी जान बचानी है, अपना परिवार बचाना है, तो व्यक्ति कहीं भी चला जाता है साहब। बट फिर भी कोई गलत कदम मत उठाना। किसी को दिक्कत आ रही है रहने की, खाने की, पैसे की, कोई भी दिक्कत आ रही है, एक बार बात कर लेना। मैंने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। उस पर जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो टीम संपर्क कर लेती है आपसे। कम से कम आपसे संपर्क तो हो जाता है, मैं कहाँ हूं ये पता तो चल जाता है। लोग कहते हैं सर डायरेक्ट आपसे बात करनी है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर मैं सबसे बात करने लग जाऊंगा तो मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा। आप मेरी टीम से बात करो, अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देते तो व्हाट्सएप पर लिखो कि इस व्यक्ति से मेरी बात हुई, उसने मुझे मदद नहीं की, ताकि वहां फिर दूसरे व्यक्ति का नंबर मिल जाए। वैसे हम कोशिश ये कर रहे हैं, देश के सभी राज्यों के जितने केंद्र हैं, हमारे 12,000 केंद्र खुले हुए पूरे देश में। यहाँ भी कई साथी होंगे जिन्होंने बैनर लगा लिया है, केंद्र खोल रखा है जहां लोगों को जोड़ा जा रहा है। वो 12,000 के 12,000 केंद्रों की लिस्ट बना करके वेबसाइट पे डाल दें, ताकि आपके गली मोहल्ले में भी कोई केंद्र होगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं चले जाओ। 12,000 केंद्र हैं पूरे देश में जो कर्जा मुक्ति केंद्र निःशुल्क काम कर रहे हैं। और किसी को 1 रुपया भी मत देना, दिया भी नहीं होगा आपने, देना भी नहीं है। और अगर कोई मेरे नाम से कर्जा मुक्ति अभियान के नाम से पैसा मांगे, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दो, तुरंत। क्योंकि जब हम फ्री में काम करें, कोई हमें बदनाम करने की, कई लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े पत्रकार हैं जो उस दिन आए थे, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा सर आप ये निःशुल्क क्यों कर रहे हो? मैंने क्यों, क्या समस्या है? कह रहे पैसे ले लो, चाहे भले 100 रुपए ले लो, सब दे देंगे, कम से कम आपका खर्चा भी निकल जाएगा। मैंने कहा तुम यही तो चाहते हो कि मैं एक बार पैसे ले लूं और फिर तुम बदनाम शुरू कर दो कि देखा पैसे इकट्ठा करने का धंधा चल रहा है। मैं नहीं, ये काम नहीं करूंगा। मुझे जितना काम करना है कम कर लूंगा, मैं जितना मेरा संसाधन है मैं उतने लगाऊंगा। मैं भैया टैक्सी में आ जाता हूं, मेरे को जरूरत नहीं है गाड़ी की, फ्लाइट में नहीं आ पाऊंगा, ट्रेन में आ जाऊंगा। जितना मेरे पास है मैं उतना लगा करके काम करूंगा। और जब आप अपना पैसा लगा करके काम करते हैं तो किसी का एहसान नहीं होता आपके ऊपर। कोई आपको ये नहीं बोल सकता भाई साहब मैंने पैसे दिए। अगर आपने 1 रुपया भी ले लिया ना किसी से फॉर्म भरवाने का, 1 रुपया भी, तो आप समझ लेना मिशन पटरी से उतर जाएगा साहब। फॉर्म भरवाने का, ट्रेनिंग के नाम पर, लोन माफी के नाम पर किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, आपने भी नहीं देना। और कोई अगर मांगने लग जाए तो उसकी कंप्लेंट भी करना, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, 100 दोस्त 100 दुश्मन, कई लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किसी ने मेरे को बोला, मैं बिहार में गया, कहते हैं यार आप मुसलमानों के कर्जे की माफी की बात कर रहे हो। मैंने कैसे? कहते हैं आपके साथ ज्यादातर मुस्लिम जुड़े। मैंने आए हो कहीं मेरे कार्यक्रम में? कह रहे नहीं आया तो नहीं। मैंने तुम्हें कैसे पता? अब यहाँ देख लो भैया, प्रॉब्लम क्या, बदनामी करनी है बस। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात बड़ी कर लेता हूं। तुम अगर ये कहते हो कि मुसलमानों का कर्जा माफ होना चाहिए, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं तुम्हारे सामने अपील कर रहा हूं केवल हिंदुओं का कर दो। और बताओ, भाग गया? क्यों से लगा तो फंस गया मैं? अबे जब देश की आबादी में 80% हिंदू हैं तो कर्जा 80% हिंदुओं में ही होगा ना, कर्जे में भी वही ज्यादा होंगे। ये कौन सा नया गणित लेकर के आए? वो जोड़ेंगे, धर्म जोड़ेंगे, जाति जोड़ेंगे, तुम कर्जे पड़े रहना। मैंने वहां से बोला जंतर मंदिर से, कहते जी नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उद्घाटन कर देंगे, वोट मिल जाएंगी। तो तुमने क्या कहना है? तुमने कहना है नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन भी करिए और उसी दिन डिक्लेयर कर दीजिए देश का जनता कर्जा माफ। इससे बढ़िया बात क्या होगी? हम किसी के विरोधी में नहीं है, हम तो जनता की आवाज उठाने में लगे हुए हैं। जनता परेशान है, ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। और परेशान जनता है तो परेशानी का इलाज जिन्होंने परेशानी में डाला वही कर सकते हैं। लॉकडाउन तुमने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, नोटबंदी तुमने नहीं करी, मैंने नहीं करी, जीएसटी तुमने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, सरकार ने लगाई है, तो सरकार ही ठीक भी कर सकती है। भाई हमें तो नहीं पता कैसे ठीक होगा, ना हमने करा ना हमें ठीक करना आता, सरकार ने करा है, सरकार ठीक है, सुनेगी सुनेगी, उसका भी तरीका बताया मैंने। अभी सबसे मिलेंगे, जिसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, बता देना। जिन लोगों ने नियम यूज किए हैं, अब बैंक वाले बड़े प्यार से बात करने लगे हैं। हम बोल रही है कि भाई हमको डिफॉल्ट घोषित मत करो, हम आपको बेच के दे रहे हैं, नहीं बोले मालिकाना हक हमारा है। बताऊंगा गलती पता क्या हुई है, मैं सुनो, गलती तुम सबसे हुई है। गलती ये हुई है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, मान लो तुम्हें लोन लेना चाहिए था 80%, 80 लाख। प्रॉब्लम आई, तुम्हें जरूरत थी 20 लाख की, तुमने लिया 20 लाख। तुम बने समझदार, समझदार नहीं बने, तुम बने मूर्ख। तुमने 1 करोड़ का सामान 20 लाख रुपए पे गिरवी रख दिया। अब उसकी निगाह अपने 20 लाख पर नहीं है,
उसकी निगाह तुम्हारी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर है, और जब तुमने वो प्रॉपर्टी की गिरवी रखी थी तब थी 1 करोड़ वैल्यू। आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 2 करोड़ रुपए। लोन दिया उसने 20 लाख, 5 साल तुम किस्त भी भर चुके, 10 लाख जमा भी हो गया है। अब बैंक को पता है, बैंक समझदार है, तुम बनो ना थोड़ी देर के लिए बैंक, कि तुम्हारा 10 लाख रह गया है, 2 करोड़ का सामान पड़ा है, तुम क्या चाहोगे? ये डिफॉल्ट कर जाए। और डिफॉल्ट कैसे कराया गया जानबूझ करके बताऊं? कोरोना के कारण जिन लोगों के साथ दिक्कत आई उन्हें मोरेटोरियम दे करके मोरेटोरियम के नाम पर मूर्ख बना दिया। 3 इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, और ऐड पता है कितनी कर दी? 20 इंस्टॉलमेंट, 18 इंस्टॉलमेंट। और कैसे ऐड करी गई? वो 3 महीने उठा करके लास्ट में ऐड कर दिए गए। मान लो आपका लोन रह गया था 1 साल का, तो इन्होंने क्या करा, 3 महीने 1 साल बाद लगाएंगे, और 1 साल तक इन 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो वो ईएमआई 3 की जगह 6 हो गई, 7 हो गई। और लॉकडाउन के समय पर क्या किया गया? लोगों को जबरदस्ती लोन एक्स्ट्रा भी दिए गए, टॉपअप करवाया गया। तुम्हें बैंक तब तक टॉपअप कराता रहेगा जब तक तुम डिफॉल्ट ना कर जाओ, क्योंकि वो बहुत समझदार है, वो धंधा करने आया है, उसे पता है जब तक डिफॉल्ट नहीं करेगा तब तक सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा, और जब तक सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा मैं इसकी प्रॉपर्टी हड़प नहीं सकता, मुझे इसे डिफॉल्ट करवाना है। ये एक नेक्सस बना रखा है। गड्ढे में हो तुम, गड्ढे में से मिट्टी निकाल करके ये बताया जा रहा है तुम्हें गड्ढे में से बचा रहे हैं, नहीं। क्या कर रहे हैं? गड्ढे में से मिट्टी निकलती रहेगी तो क्या होगा? गड्ढा और गहरा होता चला जाएगा, और एक दिन इतना गहरा हो जाएगा तुम चाहकर भी इस गड्ढे में से निकल नहीं पाओगे। ये गलतियां हुई हैं, स्वीकार करो इस गलतियों को, क्योंकि लोगों ने सिखाया ही नहीं किसी ने। आपको 80% लोन मिल सकता था आपकी प्रॉपर्टी का, 70% मिल सकता था, आपने लिया 10%, तो बैंक को आपने ज्यादा ताकत दे दी। और कई लोग समझदार हैं, उन्होंने पता है क्या किया हुआ है, वैसे पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख है उस पर 3 बैंकों से लोन लिया हुआ है 30-30 लाख रुपए का। अब लोन कितना हो गया? प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गया, ले ले जा, लूट ले, कब्जा कर ले। अब बैंक उसके हाथ जोड़ रहा, भाई भाई कुछ भी दे दे, सेटल कर ले। ओटीएस के लिए तैयार है बैंक। बैंक प्रॉपर्टी केस में ओटीएस नहीं करता। अब क्यों कर रहा है बैंक? जब बैंक को लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है और लोन अमाउंट ज्यादा है तो बैंक हाथ जोड़ता है। जब उल्टा हो जाता है तो तुम हाथ जोड़ते हो। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि जानबूझ करके आम इंसान की प्रॉपर्टी हड़प कर किसको जाएगी ये प्रॉपर्टी? बताऊं, ये भी राज की बात बता देता हूं। बैंकों ने प्रॉपर्टी डीलरों से, एजेंटों से सेटिंग कर रखी होती है पहले ही।